विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है अपने प्रदेश में वोटिंग का। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इंतजार लंबा है क्योंकि यहाँ 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश पर इसलिए भी सभी की नज़रें हैं क्योंकि एक तो यहाँ से मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं और दूसरा हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव के बाद सरकार स्थिर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, ये भी और ज़्यादा पुख्ता होगा या फिर सरकार कहीं डिरेल ना हो जाए, ये भी जनता को पता चल जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल जी। जम्वाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 4 जून का इंतजार है। भाजपा दावा कर रही है कि 2 सरकारें आप लोग बनाएंगे, एक तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दूसरी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की। किस आधार पर भाजपा ये कह रही है और 4 लोकसभा सीट के साथ 6 में अगर जीत हो जाती है तो क्या पूरा आधार रहने वाला है, क्या गणित रहेगा? केंद्र में जितने भी सारे सर्वे आ रहे हैं सभी एक बात को तो सब मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हैट्रिक लगाने वाले हैं जी। देश की जनता का मिजाज भी हम देख रहे हैं और अपने प्रदेश में भी, अपने क्षेत्र में जहां भी हम जा रहे हैं, हर जगह लोग एक ही बात को मानते हैं कि इस देश के लिए नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से आज वातावरण बना है और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है, स्वाभाविक तौर पर जनता का मूड यही है कि मोदी जी को एक मौका और देंगे, हैट्रिक। दूसरा, जहाँ तक 6 उपचुनाव की आपने बात कही जी। 6 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, प्रचार शुरू हो गया है और कांग्रेस अभी असमंजस में है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, अभी उसी एक्सरसाइज में लगे हैं। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति है। हमारे RS बाली जी का एक पत्र वायरल हुआ है, उन्होंने हाईकमान को कहा है कि मेरा नाम चर्चा में आया है, मेरे से किसी की बात नहीं हुई, मुझे पता नहीं है, मुझे प्रत्याशी बनाने से पहले कम से कम मेरे से बात कर ली जाए। इस प्रकार की परिस्थितियाँ आज कांग्रेस में है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है जनता के आशीर्वाद से। और 6 उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उन 6 उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के पास वहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। स्वाभाविक तौर पर 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आएंगे और 3 जो विधायक निर्दलीय थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। अभी स्पीकर महोदय उस इस्तीफे को लटका रहे हैं, मामला माननीय न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी है और उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन 9 सीटों पर आज चुनाव होते हैं और 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी 25 से 34 पर आ जाएगी। तो अपने आप सरकार हिमाचल प्रदेश से चली जाएगी, कांग्रेस की, भाजपा की सरकार बन जाएगी। केंद्र में जो भाजपा ने कहा है कि अब की बार 400 पार, अच्छे बहुमत के साथ 400 सीटें पार करके NDA जो है दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। हाँ, मंडी संसदीय क्षेत्र को पहले इजी गो माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कंगना रनौत भी है और जयराम ठाकुर का गढ़ भी है और पहले भी लगातार 2 चुनाव जीतती भाजपा वहाँ से आ रही है। लेकिन फिर विक्रमादित्य सिंह की एंट्री हुई, जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया। अब विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं वो धरती पुत्र हैं, इलाके से संबंध रखते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं समस्याओं को। कंगना रनौत तो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और अब चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ यहाँ पर आई हैं, वो हिमाचल की बेटी नहीं। मंडी लोकसभा में आज भी भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल है। चुनाव विक्रमादित्य जी लड़े हैं, चुनाव उनकी माता जी आदरणीय प्रतिभा सिंह जी लड़े, कोई कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी मंडी लोकसभा सीट को अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। और जैसा आपने कहा कि विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि मैं धरती पुत्र हूँ, तो कंगना जी भी धरती पुत्र हैं, कोई पवन पुत्र नहीं है, पवन पुत्री नहीं है, वो भी धरती पुत्री हैं। मंडी से संबंध रखती हैं, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखती हैं और फिल्म जगत में उन्होंने नाम कमाया है। छोटी उम्र में नाम कमाने के बाद साधारण परिवार से वो निकली हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे युवा चेहरे को मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक विक्रमादित्य सिंह जी की बात सबको लग रहा है, आपने कहा कि मुकाबला जो है वो रोचक होगा, संघर्षशील होगा। विक्रमादित्य जी हिमाचल की सरकार में मंत्री रहते, उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी तक कारण समझ नहीं आया कि इस्तीफा क्यों दिया। उसके बाद उनकी माताजी का बयान आया कि मात्र सांसद निधि बांटने से लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जाता, कार्यकर्ता निराश है, काम नहीं हुए हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये सारी बातें इस बात का संकेत है
कि हिमाचल की सरकार किस प्रकार से चल रही है और वीरभद्र सिंह जी के परिवार के साथ वर्तमान की सरकार में क्या हो रहा है, किन परिस्थितियों में विक्रमादित्य चुनाव लड़ रहे हैं, हमको आज भी समझ नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अभी आपको समय लगेगा। आपके पिताजी हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने हिमाचल की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में काम किया है। उनके बारे में किसी प्रकार की भी कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, वो हमारे लिए भी आदरणीय है। लेकिन विक्रमादित्य जी को खुद को प्रूव करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो परिवार के नाम पर, पिताजी के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्वयं कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि तभी हम मान पाएंगे कि विक्रमादित्य जी भी हिमाचल में राजनेता हैं। अभी तो उनकी पहचान वीरभद्र सिंह जी के सपुत्र के तौर पर है। अभी हिमाचल के इतने बड़े नेता वो नहीं है कि कभी जयराम ठाकुर जी के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं। जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि मंडी की सीट पर, जैसा आपने कहा कि जयराम ठाकुर जी का गृह क्षेत्र भी है, गृह संसदीय क्षेत्र भी है, और भारतीय जनता पार्टी का उस संसदीय क्षेत्र में हाईएस्ट नंबर भी एमएलएज का है। तो हम सब लोग ईमानदारी के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लोग मोदी जी की सरकार को देखना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर कहीं भी संशय नहीं है कि मंडी की सीट को भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। विक्रमादित्य सिंह तो आपकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सनातन खतरे में आ गया है, क्योंकि कंगना का जो खान पान है वो जिस तरह के खान पान को समर्थन करती हैं, उससे सनातन खतरे में है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी और राजनीति में किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। आप मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ें। आपकी माता जी यहाँ से सांसद हैं, सांसद 3 बार रही हैं। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र में क्या किया, इसको लेकर वो जनता के बीच में आए। आप पिछले 15 महीनों से हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। आपने मंडी संसदीय क्षेत्र में क्या किया, उसको, उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आए। कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, इन सारी बातों पे आएंगे तो मुझे लगता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। सर, मंडी संसदीय क्षेत्र से सुजानपुर की तरफ हम आए। हिमाचल बीजेपी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी, आपको प्रभारी लगाया गया है वहाँ पर। सुजानपुर में अभी क्या स्थिति आपको लग रही है, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि सुजानपुर में मुख्यमंत्री का ज़्यादा फोकस है, और वहाँ पर हमीरपुर के लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। जब भी हमीरपुर से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो राजेंद्र राणा उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी इस संदेश को और इस मैसेज को जिस तरह से कांग्रेस पहुंचा रही है उसको तोड़ने में सक्षम होगी? मैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी गया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिला, वहाँ पर अलग अलग मीटिंगों के दौर भी हुए। जो मैं वहाँ पर देख पाया हूँ, आज वहाँ पर ऐसी किसी प्रकार की परिस्थिति नहीं है। हमीरपुर जिला में, क्या पूरे प्रदेश की ही मैं बात करूँ, कि मुख्यमंत्री जी के प्रति कहीं पर भी जनता के अंदर फीलिंग नहीं है। खासकर हमीरपुर जिला में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को हमीरपुर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री देखा है, क्योंकि उनका घर हमीरपुर है। और उसके विपरीत सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जिनका हमीरपुर की जनता के साथ कोई लगाव नहीं है। इन पिछले 15 महीनों का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हमीरपुर में उनके कितने दौरे हुए, कितना उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ उस ज़िले के लिए किया हो, वो सारा ज़िला जो है जानता है। और वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे, वो हमीरपुर के साथ उनकी अटैचमेंट, लोगों से मिलना, वहाँ पर जो सारी बातें थी। और आज राजेंद्र राणा जी वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में ही थे, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि वो बीच में कांग्रेस में गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। पूरी तरह से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी स्वयं जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, उन सम्मेलनों में जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें जा रहे हैं, और उन्होंने स्वयं जो वहाँ पर मोर्चा संभाला है। मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी उस विधानसभा क्षेत्र में संगठन की ओर से लगाई है। निश्चित तौर पर हम वहाँ पर तालमेल के साथ सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों के साथ उस सीट को जीतेगी। सीट मुश्किल है, इसलिए बड़े योद्धा को भाजपा ने सुजानपुर में लगाया। जब जब पार्टी जो जिम्मेवारी देती है, निश्चित तौर पर हम समय समय पर उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं, चाहे जिम्मेवारी छोटी हो बड़ी हो। पार्टी में कोई जिम्मेवारी छोटी बड़ी नहीं होती। मैं पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक बूथ से लेकर
पार्टी के विभिन्न दायित्व मैंने निभाए हैं और जब जब पार्टी ने मुझे जो कहा है मैंने हमेशा किया है। अभी सुजानपुर की जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है तो निश्चित तौर पर उस जिम्मेवारी का भी निर्वहन मैं ईमानदारी के साथ करूंगा। राजेंद्र राणा के अगर पिछले 2 चुनाव पे हम नज़र डालें 17 के या 22 के, तो बहुत कम मार्जिन से जीतते रहे हैं वो। पहला चुनाव भी 2000 वोट के कम मार्जिन से था, ये वोट भी 400 के मार्जिन से वो जीते थे। तो लग रहा है कि उपचुनाव राजेंद्र राणा निकाल लेंगे, क्योंकि जो कैप्टन रंजीत, जो आपके पूर्व प्रत्याशी रहे 2022 के चुनाव में, वो कह रहे हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे। तो लगता है कि आप लोग मना पाएंगे, कोई बागियों की वजह से डेंट ना हो, क्योंकि भाजपा ये डेंट 2022 में भी झेल चुकी है पहले ही। जिस प्रकार से कैप्टन साहब का बयान भी आया, स्वाभाविक तौर पर वो वहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, थोड़े मतों से आ रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मैंने पिछला चुनाव लड़ा, थोड़े वोटों से हारा, तो अगला चुनाव मैं जीत सकता था। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम सारा हुआ है, राज्यसभा के चुनाव के बाद जो परिस्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसमें ये सारा घटनाक्रम हुआ। लेकिन कैप्टन साहब से भी पार्टी का नेतृत्व बातचीत कर रहा है और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा जी के पक्ष में सभी लोग मिलकर प्रचार करेंगे। जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल राजेंद्र राणा जी के लिए, पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा संदेश है कि इतना बड़ा व्यक्ति जो जब भी उनको पार्टी की तरफ से जो भी कहा जाता है वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं। आज प्रोफेसर धूमल जी हमीरपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ भी पार्टी कहती है, बिलासपुर कहती है तो बिलासपुर, जहाँ जहाँ पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रमों के लिए उनको आग्रह किया जाता है, निश्चित तौर पर वो पार्टी के लिए समर्पित हैं। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल को आप सुन रहे थे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है उसमें इन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी जम्वाल जी के कंधे पर यह भी है। साथ ही साथ दावा है कि 4 लोकसभा और 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की सियासत नया मोड़ लेती हुई दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।